बहुत पुराने ज़माने की बात है। दोस्तों, आज मैं आपको एक पुरानी सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जब लोग दूर दूर के सफ़र पैदल या बैलगाड़ियों पर किया करते थे, न रेलगाड़ियाँ थीं और न ही तेज़ सफ़र के साधन। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी सी सराय थी। वहीं एक शाम एक नौजवान मुसाफिर आकर ठहरा। उस नौजवान का नाम सलीम था। सलीम बहुत दूर के शहर से आया था और उसे अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना था। वो नूरपुर नाम के एक गांव जा रहा था, जहां उसका एक अजीज रिश्तेदार रहता था। सफ़र लंबा था और शाम ढल चुकी थी, इसलिए उसने सोचा कि रात यहीं गुजार ली जाए। उसी सराय में एक और मुसाफिर ठहरा हुआ था। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम हाजी करीम बख्श था। हाजी करीम बख्श भी उसी गांव नूरपुर का रहने वाला था। रात के खाने के वक्त सराय के मुसाफिर एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। इत्तेफाक से सलीम और हाजी करीम बख्श भी एक ही जगह बैठ गए। खाने के दौरान बातों का सिलसिला शुरू हुआ। बूढ़े आदमी ने पूछा, बरखुरदार, तुम कहाँ जा रहे हो? सलीम ने जवाब दिया, हाजी साहब, मैं नूरपुर जा रहा हूँ। वहाँ मेरा एक रिश्तेदार रहता है, मियाँ फरीदुद्दीन। हाजी करीम बख्श बोले, अरे वाह, मैं भी उसी गांव का रहने वाला हूं। क्यों ना हम दोनों ये सफर साथ साथ तय करें? सलीम बोला, बिल्कुल हाजी साहब। जब मंजिल भी एक है और रास्ता भी एक है, तो हम सफर बन जाना ही बेहतर है। उस रात दोनों ने देर तक बातें की। पुराने जमाने की बातें, सफरों की कहानियां और जिंदगी के तजुर्बे। फिर दोनों सो गए। सुबह फजर के बाद दोनों उठे, सराय में ही नाश्ता किया, फिर बाजार जाकर कुछ सूखी रोटियां, खजूर और पानी का इंतजाम किया और फिर अपने सफर पर निकल पड़े। लेकिन सफर शुरू होने से ठीक पहले सलीम अचानक रुक गया। वो बोला, हाजी साहब, अगर आप बुरा न माने तो मेरी एक शर्त है। बूढ़ा चौंक गया। कैसी शर्त बरखुरदार? सलीम मुस्कुराया और बोला, सफर के दौरान मैं जो भी काम करूं, जो भी फैसला लूं, आप उस पर मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, ना हैरानी जताएंगे और न ही वजह पूछेंगे। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया, कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ये कैसी अजीब शर्त है? सलीम बोला, अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपका हमसफर बनूंगा। बूढ़ा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा बरखुरदार, मुझे मंजूर है। और दोनों मुसाफिर अपने लंबे सफर पर निकल पड़े। दोपहर होते होते दोनों एक घने जंगल में पहुंच गए। चलते चलते बहुत थकान हो गई थी। सूरज सर पर था। तभी उन्हें एक बड़ा और घना दरख्त नजर आया। दोनों उसके नीचे बैठ गए। भूख भी बहुत लग रही थी। दोनों ने अपना अपना खाना निकाल लिया। हाजी करीम बख्श बोले, चलो बरखुरदार, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें। लेकिन सलीम बोला, जरा ठहरिए। ये कहकर उसने अपने थैले से एक छतरी निकाली। छतरी खोलकर अपने बाएं हाथ में पकड़ ली और दाएं हाथ से खाना खाने लगा। बूढ़ा हैरान रह गया। वो सोचने लगा, कैसा अजीब आदमी है। हम तो घने सायेदार दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर भी इसने छतरी खोल ली। बूढ़ा उससे पूछने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे सलीम की शर्त याद आ गई। वो चुप हो गया, लेकिन आखिरकार वो खुद को रोक न सका और बोल पड़ा, अरे मियाँ, जब हम इतने घने दरख्त के नीचे बैठे हैं तो छतरी खोलने की क्या जरूरत है? सलीम ने धीरे से उसकी तरफ देखा। दोनों मुसाफिर फिर से अपने रास्ते पर चल पड़े। जंगल का रास्ता लंबा और मुश्किल। हाजी करीम बख्श उम्रदराज थे, इसलिए जल्दी थक जाते थे। लेकिन सलीम बड़ी फुर्ती से चलता जा रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। सूरज लाल होता हुआ पेड़ों के पीछे छिपने लगा। जंगल में अंधेरा फैलने लगा। रात के वक्त जंगल में सफर करना खतरनाक था। किसी भी वक्त जंगली जानवर हमला कर सकते थे। इसलिए दोनों ने फैसला किया कि रात यहीं कहीं गुजार ली जाए। हाजी करीम बख्श बहुत थक चुके थे। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और तने के साथ टेक लगाकर बोले, बरखुरदार, बस अब मुझसे और नहीं चला जाता। क्यों ना हम इसी पेड़ के नीचे आराम कर लें? लेकिन सलीम ने सिर हिलाया, नहीं हाजी साहब, ऐसे नहीं। बूढ़ा चौंक गया, फिर कैसे? सलीम बोला, हमें कोई ऐसा दरख्त ढूंढना होगा जिसकी मजबूत टहनी हो, जिस पर हम दोनों आराम से बैठ सकें और रात गुजार सकें। बूढ़ा हैरान रह गया। वो सोचने लगा, ये कैसा अजीब इंसान है। हम कोई बंदर हैं जो पेड़ पर चढ़कर सोएं? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
उसे अपनी शर्त याद थी। सलीम ने उसे एक जगह बैठा दिया। आप यहीं बैठिए, मैं ऐसा दरख्त ढूंढ कर आता हूँ। और वो जंगल में दरख्त तलाश करने निकल गया। बूढ़ा वहीं बैठा बैठा बड़बड़ाने लगा। न जाने कैसा सन की आदमी है, जमीन पर आराम से सो सकते हैं, लेकिन इसे पेड़ पर ही सोना है। काफी देर बाद सलीम वापस आया। उसके चेहरे पर खुशी थी। हाजी साहब, मुझे एक बहुत मजबूत दरख्त मिल गया है, आइए मेरे साथ। दोनों उस दरख्त के पास पहुंचे। दरख्त सचमुच बहुत मजबूत था। सलीम बोला, हाजी साहब, अब हमें इस पर चढ़ना होगा। बूढ़ा थोड़ा नाराज होकर बोला, अरे मियाँ, तुम जवान हो इसलिए चढ़ जाओगे, लेकिन मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे लिए पेड़ पर चढ़ना आसान नहीं। सलीम बोला, फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा। बूढ़ा बोला, अरे रहने दो मियाँ, तुम पेड़ पर चढ़कर सो जाओ, नीचे ही कहीं लेट मैं जाऊँगा। सलीम ने गंभीर होकर कहा, हाजी साहब, आपने वादा किया था कि सफ़र के दौरान मेरी बातों पर सवाल नहीं करेंगे। बूढ़ा समझ गया कि अब बहस का कोई फायदा नहीं। चारों तरफ जंगल था। लाचार होकर वो मान गया। सलीम ने बड़ी सावधानी से बूढ़े को सहारा देकर पेड़ पर चढ़ा दिया, फिर खुद भी पेड़ पर चढ़ गया। दोनों एक मजबूत टहनी पर बैठ गए और तने के साथ टेक लगा ली। रात गहरी होती जा रही थी। जंगल में अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं। कहीं उल्लू बोल रहा था, कहीं झाड़ियों में सरसराहट हो रही थी। कुछ देर बाद बूढ़ा तो गहरी नींद में सो गया, लेकिन सलीम पूरी तरह सो नहीं रहा था। वो बार बार नीचे झांक कर देखता। जरा सी आहट होती तो उसकी आंख खुल जाती। कभी वो जागता, कभी थोड़ी देर के लिए सो जाता। इस तरह रात गुजरती रही। आधी रात के वक्त अचानक जंगल में जोर की दहाड़ सुनाई दी। एक शेर पास से गुजर रहा था। वो पेड़ के नीचे आया, कुछ देर सूंघता रहा, फिर इधर उधर घूमकर चला गया। अगर दोनों जमीन पर सो रहे होते तो शायद वो उन पर हमला कर देता, लेकिन बूढ़े को इस बात का कोई पता नहीं था। वो तो आराम से सो रहा था। आखिरकार रात गुजर गई। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई। सलीम ने बूढ़े को जगाया, हाजी साहब, सुबह हो गई। दोनों धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरे। सलीम ने उतरने में भी बूढ़े की मदद की। नीचे आकर दोनों ने पिछली रात की बची हुई रोटियां खाईं और फिर अपना सफ़र दोबारा शुरू कर दिया। काफ़ी देर चलने के बाद उन्हें सामने एक चौड़ी नदी नजर आई। नदी का पानी तेज बह रहा था। वहां कोई पुल नहीं था। नदी पार किए बिना आगे जाना मुमकिन नहीं था। सलीम ने नदी के किनारे किनारे चलना शुरू किया। वो ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां पानी थोड़ा कम गहरा हो। काफ़ी देर बाद उसे ऐसी जगह मिल गई। वो बोला, हाजी साहब, यही जगह ठीक है, यहाँ से हम नदी पार कर सकते हैं। बूढ़ा बोला, ठीक है बरखुरदार। सलीम आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही बूढ़ा पानी में उतरने लगा, उसने अपने जूते उतार लिए और बगल में दबा लिए। सलीम ने अपने नए जूतों समेत ही पानी में कदम रख दिया। बूढ़ा फिर हैरान रह गया। वो सोचने लगा, ये कैसा आदमी है, नए जूते पानी में भिगोकर खराब कर देगा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोनों धीरे धीरे नदी पार करने लगे। पानी कभी घुटनों तक आता, कभी कमर तक। काफी मेहनत के बाद दोनों दूसरी तरफ पहुंच गए। बूढ़े ने तुरंत अपने जूते पहन लिए, लेकिन सलीम के जूते पूरी तरह भीग चुके थे। फिर भी वो बिल्कुल परेशान नहीं था। वो आराम से आगे बढ़ता जा रहा था। बूढ़ा उसे देखता रहा और सोचता रहा, न जाने ये कैसा अजीब और नासमझ नौजवान है। लेकिन अब उनकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। दोनों मुसाफिर नदी पार करके आगे बढ़ने लगे। अब जंगल खत्म होने लगा था और सामने दूर दूर तक खेत दिखाई देने लगे थे। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और दोपहर होने में ज्यादा वक्त नहीं था। हाजी करीम बख्श थक चुके थे, लेकिन अब उन्हें तसल्ली थी कि उनकी मंजिल पास आ चुकी है। सलीम तेजी से कदम बढ़ा रहा था। वो बार बार कह रहा था, हाजी साहब, जरा जल्दी कदम उठाइए, हमारा सफर अब खत्म होने वाला है। कुछ ही देर बाद सामने नूरपुर गांव दिखाई देने लगा। मिट्टी के छोटे छोटे घर, बीच में एक पुरानी मस्जिद और चारों तरफ हरे भरे खेत। गांव का नज़ारा देखकर बूढ़े आदमी के चेहरे पर खुशी आ गई। आखिरकार दोनों गांव में दाखिल हो गए। गांव के अंदर पहुंचकर बूढ़े आदमी ने राहत की सांस ली। वो सलीम की तरफ मुड़ा और बोला, बरखुरदार, चलो मेरे घर चलो। मेरे घर में मेरी एक बेटी है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज तुम मेरे मेहमान हो। असल में बूढ़ा ये बात रस्म के तौर पर कह रहा था, क्योंकि पूरे सफर के दौरान वो सलीम की अजीब हरकतों से थोड़ा परेशान भी हो चुका था। लेकिन सलीम ने अदब से जवाब दिया, ठीक है बरखुरदार, जैसी तुम्हारी मर्जी। दोनों अब अलग होने वाले थे। इतने में सलीम ने आवाज दी, हाजी साहब, एक बात और सुन लीजिए। बूढ़ा मुड़ा, क्या बात है? सलीम बोला,
जब आप अपने घर पहुंचे तो अंदर जाने से पहले दरवाजे पर दस्तक जरूर दीजिएगा और थोड़ा सा खांस भी लीजिएगा ताकि घर वालों को पता चल जाए कि आप आ गए हैं। बूढ़ा ये सुनकर हैरान रह गया। वो मन ही मन हंसने लगा, सोचने लगा कैसा अजीब इंसान है, मैं अपने ही घर जा रहा हूं और मुझे ही दस्तक देने को कह रहा है। लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बरखुरदार, तुम्हारी बात याद रखूंगा। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। सलीम अपने रिश्तेदार के घर की तरफ चला गया और हाजी करीम बख्श अपने घर की तरफ। कुछ ही देर में बूढ़ा अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने ही वाला था कि अचानक उसे सलीम की बात याद आ गई। दरवाजे पर दस्तक देना और थोड़ा खांस लेना। वो फिर मुस्कुरा दिया, लेकिन न जाने क्यों उसने सोचा कि चलो ऐसा ही कर लेते हैं। उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और फिर हल्का सा खांसने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा उसकी बेटी ने खोला। उसकी बेटी का नाम गुलरुख बानो था। वो बहुत समझदार और शरीफ लड़की थी। उसने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम अब्बा जान। बूढ़े ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटी। फिर उसने हैरानी से पूछा, बेटी दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? गुलरुख बानो बोली, अब्बा जान मैं नहा रही थी, लेकिन जब आपने दस्तक दी और खांसे तो मुझे पता चल गया कि आप आ गए हैं। बूढ़ा ये सुनकर एक पल के लिए चुप रह गया, फिर घर के अंदर चला गया। गुलरुख बानो ने आंगन में चारपाई बिछाई और बोली, अब्बा जान बैठिए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। बूढ़ा बैठ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे बेटी, आज रास्ते में एक अजीब किस्म का नौजवान मिला था। गुलरुख बानो ने दिलचस्पी से पूछा, कैसा नौजवान अब्बा जान? फिर बूढ़े ने शुरू से लेकर आखिर तक पूरा किस्सा सुनाया। सराय में मुलाकात, सफ़र की शर्त, छतरी खोलकर खाना खाना, पेड़ पर चढ़कर सोना और जूतों समेत नदी पार करना, सब कुछ। गुलरुख बानो बड़ी तवज्जो से अपने अब्बा की बातें सुनती रही। जब बूढ़ा सारी कहानी सुना चुका तो लड़की कुछ देर सोच में पड़ गई। फिर उसने धीरे से पूछा, अब्बा जान वो नौजवान अभी कहाँ है? बूढ़े ने जवाब दिया, वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गया है, लेकिन कह रहा था कि रात सराय में गुजारेगा। गुलरुख बानो ने कहा, अब्बा जान अगर मैं कुछ कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बूढ़ा मुस्कुराया, नहीं बेटी तुम कहो। लड़की बोली, अब्बा जान वो नौजवान बेवकूफ़ नहीं बल्कि बहुत समझदार है। बूढ़ा हैरान रह गया, समझदार? वो कैसे? गुलरुख बानो बोली, आपने बताया कि जब आप दोनों दरख्त के नीचे बैठे खाना खा रहे थे तो उसने छतरी खोल ली थी। अब्बा जान दरख्तों पर बहुत सारे परिंदे बैठे होते हैं, अगर कोई परिंदा ऊपर से गंदगी गिरा देता तो आपका खाना खराब हो सकता था, इसीलिए उसने छतरी खोली थी। बूढ़ा ये सुनकर चुप रह गया, फिर बोला, हाँ बेटी ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। गुलरुख बानो मुस्कुराई, और अब्बा जान जब उसने आपको पेड़ पर चढ़कर सोने को कहा तो वो भी आपकी हिफाजत के लिए था। जंगल में रात के वक्त जंगली जानवर घूमते हैं, अगर आप जमीन पर सो रहे होते तो कोई भी जानवर हमला कर सकता था। बूढ़ा अब पूरी तरह हैरान हो चुका था। उसे महसूस हुआ कि वो नौजवान सच में बहुत समझदार था। फिर उसने कहा, लेकिन बेटी उसने अपने नए जूते पानी में भिगो दिए, ये कैसी अक्लमंदी हुई? गुलरुख बानो बोली, अब्बा जान जूते इंसान की जान से ज्यादा कीमती नहीं होते। अगर नदी में कोई पत्थर या कांटा होता तो नंगे पैर चलने से पैर जख्मी हो सकता था, इसीलिए उसने जूते नहीं उतारे। बूढ़ा अब पूरी तरह खामोश हो गया। उसके चेहरे पर हैरानी और अफसोस दोनों थे। वो बोला, वाकई बेटी वो नौजवान तो बहुत समझदार निकला। गुलरुख बानो धीरे से मुस्कुराई, फिर बोली, अब्बा जान कल उसे खाने पर जरूर बुलाइए। गुलरुख बानो की बात सुनकर हाजी करीम बख्श मुस्कुराए। उन्हें अपनी बेटी की समझदारी पर पहले से ही बहुत भरोसा था। वो बोले, बेटी मगर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि वो नौजवान अभी गांव में है भी या नहीं? गुलरुख बानो बोली, अब्बा जान आपने बताया था कि वो रात सराय में गुजारने वाला है। गांव में तो सिर्फ एक ही पुरानी सराय है, आप सुबह वहां जाइए और उसे दावत दे आइए। बूढ़ा अपनी बेटी की बात से सहमत हो गया। वो बोला, ठीक है बेटी, मैं सुबह जरूर जाऊंगा और उसे दावत देकर आऊंगा। उस रात बूढ़ा भी उसी नौजवान के बारे में सोचता रहा। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसने पूरे सफ़र में उस नौजवान को गलत समझा। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद हाजी करीम बख्श सराय की तरफ चल पड़े। गांव में वही एक पुरानी सराय थी, इसीलिए उन्हें ज्यादा तलाश नहीं करनी पड़ी। सलीम वहीं बैठा हुआ था और अपने रिश्तेदार के घर जाने की तैयारी कर रहा था। बूढ़े को देखकर वो मुस्कुराया, अरे हाजी साहब आप? बूढ़ा बोला, बरखुरदार मैं तुम्हें अपने घर खाने की दावत देने आया हूं। सलीम ने अदब से कहा, हाजी साहब आपकी मेहरबानी है, लेकिन तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? बूढ़ा बोला, ये मेरी नहीं बल्कि मेरी बेटी की ख्वाहिश है कि आप हमारे घर ज़रूर आएं। अब सलीम के लिए इनकार करना मुश्किल हो गया।
आखिरकार उसने दावत कबूल कर ली। बूढ़ा बहुत खुश होकर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी बेटी गुलरुख बानो को बताया कि नौजवान शाम को खाने पर जरूर आएगा। गुलरुख बानो ने तुरंत खाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने बड़े शौक से लजीज सालन पकाया, ताज़ी रोटियां बनाई और मेहमान के लिए अच्छा सा खाना तैयार किया। शाम होते ही सलीम उनके घर पहुंच गया। हाजी करीम बख्श ने दरवाज़ा खोला और बहुत इज्जत से उसे अंदर बुलाया। उसे मेहमान खाने में बैठाया गया। घर में पर्दे का खास इंतजाम था, इसलिए गुलरुख बानो सामने नहीं आई। बूढ़े के घर में एक नौकर भी था जो खाने पीने का सामान ले जाने का काम करता था। जब खाना तैयार हो गया तो गुलरुख बानो ने उस नौकर को बुलाया। उसके हाथ में रोटियां और सालन का बर्तन दिया। फिर बोली, जब तुम ये खाना मेहमान के सामने रखो तो उसके सामने ये शेर भी पढ़ना। नौकर ने हैरानी से पूछा, कौन सा शेर मालकिन? गुलरुख बानो ने कहा, चांद की 14वीं रात और आसमान पर तारे घने घने, 4 बुर्ज मस्जिद के चारों कोनों में खड़े खड़े। नौकर ने शेर याद कर लिया। फिर वो खाना लेकर मेहमान खाने की तरफ चल पड़ा, लेकिन रास्ते में खाने की खुशबू से उसका दिल ललचा गया। उसने सोचा, इतना लजीज सालन, अगर मैं 1-2 बोटी खा लूं तो क्या फर्क पड़ेगा। उसने चुपके से सालन में से एक बोटी निकाल कर खा ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और इसी लालच में उसने एक रोटी भी खा ली। फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो, वो खाना लेकर सलीम के सामने पहुंच गया। उसने खाना रखा और गुलरुख बानो का शेर पढ़ दिया। चांद की 14वीं रात और आसमान पर तारे घने घने, 4 बुर्ज मस्जिद के चारों कोनों में खड़े खड़े। सलीम ने शेर सुना। फिर उसने थाली की तरफ गौर से देखा, रोटियां गिनी, सालन को देखा और मुस्कुराया। फिर उसने नौकर से कहा, जाकर अपनी मालकिन से कहना, चांद की 14वीं रात और आसमान पर तारा कोई कोई, 4 बुर्ज मस्जिद के और उनमें से एक गिरा हुआ। नौकर ने ये शेर याद किया और वापस जाकर गुलरुख बानो को सुना दिया। गुलरुख बानो बहुत समझदार लड़की थी। जैसे ही उसने शेर सुना, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत नौकर को घूर कर देखा और बोली, सच सच बता, तूने सालन में से बोटियां खाई हैं और एक रोटी भी चुरा ली है। नौकर का रंग उड़ गया, वो कांपने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि मालकिन को ये बात कैसे पता चल गई। गुलरुख बानो ने सख्त आवाज में कहा, सच बता, वरना अभी अब्बा जान को बुलाती हूं। नौकर डर गया और उसने अपनी चोरी कबूल कर ली। गुलरुख बानो ने उसे खूब डांटा और सजा के तौर पर उसे नौकरी से निकाल दिया। जब सलीम खाना खाकर चला गया तो गुलरुख बानो ने अपने अब्बा को पूरी बात बताई। वो बोली, अब्बा जान, मैंने शेर के जरिए उस नौजवान को ये बताया था कि 4 रोटियां हैं और सालन बोटियों से भरा है, लेकिन उसने जवाब में बताया कि 1 रोटी कम है और सालन में से बोटियां भी गायब है। बस इसी से मुझे नौकर की चोरी का पता चल गया। हाजी करीम बख्श अपनी बेटी की समझदारी और सलीम की समझदारी देखकर दंग रह गए। उन्होंने खुशी से कहा, बेटी, सच कहूं तो तुम्हारे लिए इससे बेहतर और समझदार लड़का मुझे नहीं मिल सकता। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुमसे निकाह की बात करूं। गुलरुख बानो ये सुनकर शर्म से लाल हो गई। उसने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, अब्बा जान, जैसा आप बेहतर समझे। हाजी करीम बख्श मुस्कुरा दिए, लेकिन तभी उन्हें ख्याल आया कि सलीम तो शायद सुबह ही अपने शहर वापस चला जाएगा। उन्होंने देर करना ठीक नहीं समझा। वो तुरंत घर से निकले और तेज कदमों से सराय की तरफ चल पड़े। सराय में पहुंचकर उन्होंने देखा कि सलीम अपना सामान समेट रहा था। वो वापस अपने शहर जाने की तैयारी कर रहा था। बूढ़े आदमी को देखकर वो खड़ा हो गया। अरे हाजी साहब, आप? हाजी साहब बोले, बरखुरदार, मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात करने आया हूं। सलीम ने अदब से कहा, जी हाजी साहब, फरमाइए। बूढ़े ने गहरी सांस ली, फिर बोले, बरखुरदार, मेरी एक ही बेटी गुलरुख बानो है। मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी का है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपना दामाद बना लूं। सलीम कुछ पल के लिए खामोश रह गया। उसे कल रात का वो वाकया याद आया जब गुलरुख बानो ने शेर के जरिए उससे बात की थी। वो उसकी समझदारी से पहले ही बहुत प्रभावित हो चुका था। उसने मुस्कुराकर कहा, हाजी साहब, ये मेरे लिए इज्जत की बात है, लेकिन निकाह जैसे बड़े फैसले में मेरे वालिदैन की रजामंदी ज़रूरी है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने घर जाकर अपने माता पिता को लेकर आऊं। हाजी करीम बख्श का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने कहा, बिल्कुल बरखुरदार, यही ठीक रहेगा। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया। सलीम अपने शहर चला गया। कुछ दिन बाद एक दिन गांव में हलचल मच गई। सलीम अपने वालिदैन के साथ नूरपुर गांव वापस आ चुका था। हाजी करीम बख्श ने उनका बड़े अदब और इज्जत से स्वागत किया। दोनों परिवार बैठे, बातचीत हुई और फिर सबकी रजामंदी से सलीम और गुलरुख बानो का निकाह तय हो गया। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। नूरपुर गांव की पुरानी मस्जिद में सलीम और गुलरुख बानो का निकाह पढ़ा गया।
गांव के लोग इस निकाह में शामिल हुए। सबको ये जोड़ी बहुत पसंद आई, क्योंकि दोनों ही बहुत समझदार, शरीफ और नेक दिल थे। निकाह के बाद सलीम और गुलरुख बानो ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। दोनों एक दूसरे की समझदारी और इज्जत करते थे। वो हर फैसले में एक दूसरे